हेलो दोस्तों, आपका स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पवित्र रिश्ता का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं और इसके पहले इसमें हम सब ने देखा है कि पांचों बच्चे मिलके अपने 12th पास का सेलिब्रेट करते हैं। तभी रिया अपने घर आती है और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, वो रोने लगती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपने दुखों में उलझी हुई रिया अकेले अपने कमरे में खिड़की पर बैठे आंसुओं को बहा रही थी। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ था उसके साथ, न जाने क्या क्या सहना पड़ा था उसे। अपनी आज़ादी खो दी थी उसने, अपना पद लिखकर खुद बड़ा करने का सपना खोया था उसने। लड़की होने के नाते और उसकी बहनों ने की हुई गलती की सजा उसे बार बार मिलती थी। उसके पापा ने तो उस दिन के बाद से नज़र उठा के उसे देखा भी नहीं था। बात तो दूर की बात है, अगर इस बुरे वक्त में कोई उसके साथ था तो सिर्फ उसका भाई प्रियेश और उसके दोस्त, जो उसे टाइम टू टाइम कॉलेज के सभी नोट्स भी ला कर देते थे, उसे हंसाने की कोशिश भी करते थे। उस वक्त उनके साथ वो हंस तो देती, लेकिन हर पल वही दुआ करती कि काश वक्त यही थम जाए और वो 18 साल की हो ही ना। अपने शादी को लेकर पहले तो उसे कुछ नहीं लगा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था सब कुछ और सबकी खुशी के लिए तैयार भी हो गई थी उस शादी के लिए। लेकिन जो लड़का उसे देखने आया था और जिसकी वो हम सफ़र बनने जा रही थी, वो लड़का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक अलग ही निगेटिव वॉइस उसे उससे मिलने पे आ रही थी, न सिर्फ उससे बल्कि उसके पूरे फैमिली से भी। और उस लड़के का बड़ा भाई उसे देखकर तो रिया को डर ही लग रहा था। आज तक आए उन हालात में खुश रहने वाली वो 2 दिन बाद आए अपने शादी को लेकर काफ़ी डर रही थी। आज भी रिया खिड़की पर बैठे हुए यही सोच में लगी थी, काश कुछ ऐसा हो जाए, शादी टल जाए। उसकी आंखों में बहते हुए आंसुओं ने उसका गाल और गले को भी भिगा दिया था। रिया ने अपने हाथ जोड़े और ऊपर देखकर बोली, कान्हा जी प्लीज प्लीज कुछ करिए, मुझे नहीं करनी है ये शादी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज कान्हा जी, मैंने आज तक आपसे किसी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं की। आपने जो भी मेरी किस्मत में लिखा उसे मैंने हंसते हंसते अपनाया है, लेकिन ये शादी नहीं, प्लीज़। कम से कम कान्हा जी ये लड़का तो नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे और उसने बड़े भाई से भी। प्लीज कान्हा जी प्लीज। अपने कान्हा को मनाते हुए रोते हुए रिया वही खिड़की के पास ही सो गई और उस देखने आए हुए उसकी माँ, बड़ी माँ और चाची किसी तरह अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए वहाँ से चले गए। घर में सबसे छोटी होने के वजह से रिया उन सब की बहुत ही लाडली थी और उसी के साथ ऐसा होता देख किसी को अच्छा नहीं लगा, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। देखते ही देखते अगला दिन भी आ गया और शाम को रिया के मेहंदी का फंक्शन जोरों शोरों से हुआ। उसके हाथों में होने वाले पति की नाम मेहंदी और उसके नाम का पहला लेटर उसके हाथों में सज गया था। रिया बस हताश सी देखती रह गई। सुलभ और पुनीत के साथ बात करना उसके घर में किसी को भी मंजूर नहीं था। इस वजह से वो तो नहीं, लेकिन ज्योति और सीमा उसके साथ थे। अपनी बेस्ट फ्रेंड की ये हालत तो उनसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उन चारों ने अपने अपने पेरेंट्स से कहकर रिया के घर वालों से बात की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आज रिया की मेहंदी लग गई। अगले दिन हल्दी का फंक्शन भी जोरों शोरों से हुआ। राहुल, रिया का होने वाला पति, और उनके फैमिली की डिमांड ही यह थी कि उसे शादी हाई फाई चाहिए थी। इस वजह से पूरे अग्निहोत्री परिवार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी उसे खुश करने में। मगर उन लोगों को खुश करते वो ये भूल गए थे कि उनकी अपनी बेटी को कितना नाराज कर रहे हैं। रिया ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रही थी वो। अगर ये बात उसके पापा की इज्जत और माँ के संस्कारों की ना होती तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती या फिर यहाँ से कहीं दूर चली गई होती। किसी तरह अपनी घुटन को बर्दाश्त कर रिया सब कुछ बर्दाश्त करती रही। कितनी प्यारी लग रही थी मेरी गुड़िया। रिया के नानी ने उसकी बलाएं ली और नज़र का टीका उसे लगा लिया। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई रिया दिख ही ऐसी रही थी कि किसी की नज़र भी उस पर से हटना मुश्किल था। लेकिन उनकी उस नज़रों को सिर्फ और सिर्फ रिया की खूबसूरती दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों में छिपा हुआ दर्द नहीं, जो वो सिर्फ उसके खूबसूरती की, उसके पहने हुए महंगे गहनों की, उसके जोड़ों की तारीफ करे जा रहे थे। लेकिन किसी ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि उससे पूछे कि क्या वो खुश है या नहीं। फाइनली फेरों का समय हो गया और पंडित जी ने रिया को मंडप में लाने को बुलाया। रिया एक पल के लिए डर गई और दिल ही दिल कान्हा जी को याद करके बोली, ठीक है कान्हा जी, आपका यही फैसला है तो मंजूर है मुझे। और आपकी कसम कान्हा जी, जिस तरह मैंने आज तक अपने हर रिश्ते दिल से निभाए हैं ना, उसी तरह आगे भी आने वाले हर एक रिश्ते में अपने दिल से पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मुझे आप पर यकीन है कान्हा जी, आप मेरे लिए ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा और आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। रिया ने कहकर एक बार अपने कान्हा जी की मूर्ति की तरफ देखा और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कदम मंडप की ओर बढ़ाने लगी। माधव ही फैमिली। सुधा जी ने अपने कमरे में तैयार होकर इधर उधर टहलते हुए कपिल के आने का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट 10 मिनट कहते कहते अब 1 घंटा बीत गया था, लेकिन वो कुछ आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से सुधा जी को गुस्सा आ रहा था। कविता जी और संजय जी चुपचाप उन्हें देखकर अपनी थूक गटक रहे थे। उनके गुस्से से उन्हें अभी काफ़ी डर लग रहा था। उसी वक्त बाहर कार रुकने की आवाज़ आई और उन दोनों ने अपनी सांस छोड़ दी। माधव तुम? सुधा जी ने अंदर आते माधव को देखा तो तभी माधव बोला, माँ, कपिल का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आ गई जिस वजह से वो नहीं आ सका, इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। माधव के ये शब्द सुधा जी को खुश कर गए और वो झट से मान गई। वैसे भी उनका ये बेटा था सबसे छोटा, लेकिन सबसे ज़्यादा काम वही संभाले हुए थे। उसे आराम करना थोड़ा भी मालूम नहीं था, हर वक्त सिर्फ काम ही काम करता था वो। इस वजह से सुधा जी को अच्छा ही लगा उसे आता देख। संजय जी और कविता जी दोनों भी बहुत खुश हुए माधव की बात सुन। और कविता जी जल्दी से बोली, माधव जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। कहकर कविता जी जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और माधव को समझते देर नहीं लगा कि उसकी प्यारी बुआ फिर से उसके लिए शॉपिंग कर आई। वो मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। कविता जी ने भी जल्दी से कपड़े लिए और माधव को देखकर वो बाहर आ गई। सुधा जी की तरफ देखते हुए वो बोली, भाभी ये गिफ्ट मैंने पैक कर दिया है और बुके भी रेडी हैं, बस अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए कविता जी जल्दी से किचन के तरफ जाने लगी और सुधा जी ने चिढ़ते हुए उन्हें पुकारा और गुस्से से उनसे बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कविता, आराम से चला करो, पैर में फिर से स्वेलिंग चढ़ गई तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो तुम अपना। सुधा जी ने डांटते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद अंदर जाके चेयर लेकर आई। संजय जी के तरफ देखते हुए बोली, आप आराम से ऑफिस जाइएगा और तुम कविता, पड़ोस में हिट्टी किट्टी पार्टी है, वो मिसेस शर्मा बोल रही थी, तो अच्छे से तैयार होके वहाँ चले जाना और थोड़ा एंजॉय भी करना, थोड़ा बहुत बाहर भी निकला करो, समझी। सुधा जी ने कहकर माधव को आवाज़ लगाई और फिर उन दोनों को बोलकर माधव और सुधा जी बाहर निकल गए। रिया ने तो ये रिश्ता निभाने का सोच लिया और तो और शादी के मंडप तक पहुंच गई। तो अब आगे क्या है
क्या वो शादी करेगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी ने सोचा तक नहीं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों।